नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट है हिस्ट्री, लेसन है 3। हम लोग 1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग लेसन 3 को अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और इम्पोर्टेंट लाइन जहाँ से प्रश्न बनता है उसको अंडरलाइन करते हुए नोट भी करते चलेंगे। टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चलिए आज इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहले चित्र देख लेते हैं। ये चित्र क्या है? ये चित्र फर्स्ट है। क्या चीज के लिए है? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा दीवानी का ग्रहण करते हुए। कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव जो हो गया था, क्या हो गया था? बिहार और उड़ीसा पर दीवानी के लिए ग्रहण करते हुए पदभार। चलिए, कंपनी दीवान बन गई। क्या हो गया? दीवान बन गई। कंपनी दीवान बन गई। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। कब? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह ने क्या किया? ईस्ट इंडिया की कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय की एक बड़ी घटना थी। दीवान की तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उस यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती या बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे लोगों को भी शांत रखना था, जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, यह अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। कंपनी की आमदनी क्या थी, कैसे हुई, ये सब देखते हैं। कंपनी दीवानी तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है।
कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान ना चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। चलिए ये चित्र भी दो नंबर चित्र देख लेते हैं, ये क्या चीज़ के बारे में दिखा रहा है। चित्र 2 है, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है, मतलब सप्ताह में एक दिन लगने वाला है। चलिए, ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपने चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। यह है साप्ताहिक बाज़ार, कहाँ का, ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाला, कहाँ, तो मुर्शिदाबाद में, बंगाल में। दिशा की ओर बढ़ रहे थे। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। कब आया था बंगाल में अकाल? तो 1770 में। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। खेती में सुधार की ज़रूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता है, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1799 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। कब किया अस्थायी बंदोबस्त? यहाँ से प्रश्न पूछता है कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो 1793 ईस्वी में लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से रजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदा में रहेंगे। समस्या, अब समस्या क्या क्या आएगा देखते हैं। मगर अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनियों के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदारी जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनियों बाकायदा नीलामी कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ती और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अपनी कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में ही वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए। चलिए गतिविधि देखते हैं। गतिविधि, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलब्रुक बंगाल के ऊपर पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित है? पिछले पन्नों को पढ़कर संभावित कारण बताइए। चलिए चित्र 3 देख लेते हैं। ये कॉर्नवालिस का फिगर है। ये कौन है? ये तो कॉर्नवालिस है। देख लीजिए कैसा था। चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। कब लागू हुआ था? तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के समय भी अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। तो ये प्रश्न यहाँ से बनता था, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। कब? तो 1793 ईस्वी में। चलिए, और यहाँ पे स्रोत पढ़ लेते हैं कि स्रोत क्या है। स्रोत भी पढ़ते हुए चलेंगे। स्रोत ये फर्स्ट है, चित्र नंबर 3 था। बंगाल के रैयतों पर
कोलब्रुक का कथन, कोलब्रुक का क्या कहना था उसको देखते हैं। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों के बीच आजीविका व कर्जे के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। ना ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। चलिए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उसे लगान वसूल सकते थे तो उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसान को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। एक नई व्यवस्था और आई। क्या है? तो एक नई व्यवस्था तो 19वीं सदी के शुरुआत में ही कंपनी बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार पर अपने खर्च चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों इलाकों ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1882 में लागू किया था। कौन सा था? होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार किया था। कब? 1822 में इसको लागू किया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उनके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव को दौरा किया, जमीन की जांच की, खेती को मापा और विभिन्न समूहों को रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक-एक खेत की अनुमानित राजस्व जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह या महाल से वसूल होने वाला राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मेदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो महलवारी बंदोबस्त के नाम जाता है। कौन किया था महलवारी बंदोबस्त? तो 1882 में लॉर्ड मैकेंजी ने किया था। चलिए अब एक मुनरो व्यवस्था एक आया और क्या है? तो लॉर्ड मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र दक्षिण भारतीय इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुए थे उसे रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी के नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड टीपू सुल्तान के चले युद्ध के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों को इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था। कौन सा? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को। किसने? तो टॉमस मुनरो ने। और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदारी नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन। ये कौन है? ये चित्र नंबर 4 है। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो है। ये कहाँ का था? तो मद्रास का। 1819 से 1826 तक इसका शासनकाल था। महाल क्या होता है? तो महाल के बारे में जानते हैं, देखते हैं क्या होता है। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों को एक समूह होती थी महाल का। ठीक है, चलिए गतिविधि एगो पढ़ लेते हैं, देखते हैं गतिविधि में क्या है।
कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के प्रतिनिधि की हैसियत से कंपनी के शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेज रहे हैं। रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे? चलिए यहाँ से देखते हैं, इसमें और कुछ है साइड से। अच्छा ये चित्र है, पढ़ेंगे तो उसके बाद देख लेंगे क्या चीज़ का है। चलिए, से पहले उनके खेतों को सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज़ों के पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? किसानों की रक्षा करनी चाहिए, तभी तो सब कुछ सही सटीक से रूप से होगा, ताकि उसको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। सब कुछ ठीक नहीं था। क्या था? सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों में भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद की नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूरोप के लिए फसलें, अब देखते हैं क्या, तो यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेज ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती। 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती को पूरा जोर लगा दिया था। कब? तो 18वीं सदी में। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? अंग्रेज ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह से समझें। देखिए यहाँ पे क्या है, चित्र 5 है, एक कलमकारी छापा 20वीं सदी भारत में, और ये चित्र 6 है, मॉरिस कॉप्टन छापा 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड में। ये भारत का है और ये इंग्लैंड का है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और चित्र 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? दोनों में नील का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे होता है नील का। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम का एक पौधों से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन का कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपना सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील की आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील ही
को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयातों पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका को बहुत सारे भागों में नील का बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्टइंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? मतलब ब्रिटिश को नील की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है, तो वो क्या अब कहाँ से लाएगा? उस समय बहुत कम हो गया था, 1783 से 89 के बीच में नील मिलना मुश्किल हो रहा था। अब देखते हैं कहाँ से। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने की रास्ता ढूंढने लगी। जैसे उसको पता चला कि नील की इतना डिमांड हो रही है, तो वो लोग क्या किया, नील को प्रोडक्शन करने के लिए ज़बरदस्ती व्यवस्था लगाने लगा कि अब कैसे प्रोडक्शन किया जाए। चलिए, बागान क्या होता है इसको देखते हैं। एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता था। ये चित्र है 7, ठीक है, इसको देखेंगे, पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं इधर। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। कहाँ से? तो बंगाल से। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। बताए, 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय हिस्सा 30% था, और जब 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील भारतीय नीलों का हिस्सा में कितना था? तो 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यवसायी एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, तो उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्ज देने को तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती कैसी होती थी? तो नील की खेती को 2 मुख्य तरीके थे, नीज और रैयती। क्या क्या? तो नीज और रैयती। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि नील की खेती के लिए कौन से तरीके थे? तो नीज और रैयती। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। नीज की समस्या क्या क्या हुआ? नीज खेती की समस्या क्या हुआ, वो ये भी देखते हैं। बागान मालिक को नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती करने वाले उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंड की ज़रूरत थी। इस तरह ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास की और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था।
मजदूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूर की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये चित्र देख लीजिए पहले। ये चित्र क्या चीज़ का है? तो सेंट डामियो, ये चित्र 7 है। सेंट डामंगियो में गुलामों की बगावत अगस्त 1791 जनवरी सहूदोलस्की का चित्र है। कब? 1791 का। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बगान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह के स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डामिंगियो में नील और चीनी के उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। गुलाम, अब देखिए गुलाम क्या होता है, किसको कहते हैं? ऐसी व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती है, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। उसे क्या कहते हैं? गुलाम कहते हैं। बीघा क्या होता है उसको भी देखेंगे, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। बड़े पैमाने पर नील की खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 बैलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एवं बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्होंने अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों की ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों को हल बैल भी और चावल खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिरी तक बागान मालिक नील की खेती के क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील के पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्ज मिल जाता था। कर्ज लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी और बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया करवाते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने में, बीज बोने में, फसल को देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत का नया कर्ज मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बीघा क्या होता है। बीघा क्या है देखते हैं। जमीन का एक माप है। ब्रिटिश शासन, 1 बीघा में जो है ना 20 कट्ठा होता है। कितना? 20 कट्ठा होता है 1 बीघा का। ठीक है। जमीन के एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। ठीक है। ये चित्र है, देख लीजिए 8 नंबर। ठीक है। ये क्या दर्शाता है तो देखते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में बंगाल में मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांश पुरुष ही करते थे। यही है नील। 9 नंबर भी चित्र है। 9 नंबर चित्र क्या है इसको भी देख लीजिए। 9 नंबर चित्र खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों का गट्ठर। ये देखिए नील का पौधा है, गट्ठर है बना हुआ बोझा। इसको वो क्या कर रहा है, लेके जा रहा है मिल में, फैक्ट्री में। अब नील का उत्पादन कैसे होता था तो इसको देखते थे। नील का उत्पादन कैसे होता था
तो पहले नील का उत्पादन कैसे होता था, चित्र नंबर 10 देख लेते हैं। ये क्या है, किण्वन हौद, ये हौद है, किण्वन के लिए हौद है, ठीक है। अब बीटर वाट, ये बीटर वार्ड है, ठीक है। देखते जाते हैं क्या क्या होता था। चित्र 10 में कह रहा है नील खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिम्स का चित्र है। जहाँ पे नील का प्रोडक्शन होता था वहीं आसपास एक क्या कारखाना था, फैक्ट्री था। तो कैसे होता था नील, देखते हैं, इस पे पढ़ते हैं, समझते हैं। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वेटस हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियां को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद को ठीक नीचे होता था, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होता था, ऊपर से फिर नीचे फिर ऐसे। दूसरे हौद को क्या कहते हैं, बीटर वार्ड में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पेंडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमीन की गाद नील की लुगदी को दूसरे निर्धारण गुण में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। चित्र 13 है कि बिक्री के लिए नील तैयार है। यह आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में ढाल दी गई नील की लुगदी को काट कर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्सों में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। देखिए, अब 11 और 12 देखते हैं। ये 10 नंबर था, ओह सॉरी, हम 13 ही पहले देख लिए। 10 के बाद हमको 11 देखना था। यहाँ पे नील के पौधों को हौद तक औरतों को ही ढोकर लाती थी। काटता था पुरुष और औरत ढोकर ला देते थे वहाँ तक, ठीक है। और चित्र 12 है कि हौद में घोल हिलाने वाला यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पेंडल के लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े होकर रहना पड़ता था हिलाने के लिए। बताइए कितना कठिन परिस्थिति था। वाट क्या होता था, एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र, मतलब रखने वाला जगह को क्या कहते थे, वाट कहते थे। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों के सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह भी थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारे ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वह धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल में हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतों अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी।
बंगाल मालिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमशुदा एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बागान मालिकों की लठधारी गुंडों से डरेंगे। ठीक है, मतलब जो आता था जबरन करवाया जाता था, खेती टैक्स लिया जाता था, ये सब नहीं करेंगे किसान। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वो हमेशा बगावत नहीं करते थे। ऐसा कभी कभी होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगावत मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जबकि नील की खेती करने वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सदियों में इलाकों का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एसएल ईडन ने एक नोटिस जारी किया कि जिसमें कहा गया था कि रैयतों का नील का अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। चलिए, और इधर क्या क्या है इसको देख लेते हैं। स्रोत 2 है, इसको भी पढ़ते हुए चल। स्रोत पहला उधर पढ़े थे, ये 2 है। स्रोत 2 है कि नील गांवों का एक गीत है। ठीक है, क्या है? संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे को उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में से बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार था। मौला हाथी के बगान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी है। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार है, वे चूक मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लाठियों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने का विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह को समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूद अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे वह चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद
बगानों में नील के उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिरी में कृत्रिम रंगों को निर्माण होने लगा था। इसमें उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान उन्हें चंपारण आकर नील किसानों को दुर्दशा देखने को न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। कब? तो 1917 में। गतिविधि देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। ये क्या था? स्रोत 3 था। क्या है? भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला ने मंगलवार को 5 जून 1860 में नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों को जवाब इस तरह दिया। क्या दिया? डब्ल्यू.एस. स्टिनकार्ड नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो किस तरह की शर्त पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा। भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। गतिविधि देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं। डब्ल्यू.एस. स्टिनकार्ड आपसे पूछते हैं, रैयत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हैं? आपका जवाब क्या होगा? कोई करने के लिए तैयार नहीं होगा। चलिए, ये टोटल हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, क्या है? हाँ, मिलान करना है। निम्नलिखित जोड़ों को बनाएं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है। तो रैयत का मतलब क्या होता है? तो रैयत का मतलब तो किसान होता था। महाल मतलब क्या होता है? ग्राम समूह होता था, अभी दिखाए थे। निज मतलब क्या होता है? बगान मालिकों को अपनी जमीन पर खेती करने के लिए। रैयती क्या होता है? रैयतों को जमीन पर खेती। अब 2 नंबर है, रिक्त स्थान को पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्या है? तो यूरोप में वुड उत्पादकों देश से अपनी आमदनी का गिरावट का खतरा दिखाई देता था। क्या चीज से? तो नील से। नील से। ख नंबर प्रश्न है, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग देश के कारण बढ़ने लगी। क्या चीज के कारण बढ़ने लगी? तो औद्योगिकीकरण के कारण। औद्योगिकरण के लिए वहाँ की मांग बढ़ने लगी। गो नंबर प्रश्न है, देश की खोज में नील अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। कृत्रिम रंग से। कृत्रिम रंग उतना सटीक और अच्छा नहीं होता था, इस वजह से जो है ना उसका डिमांड उतना नहीं रहा, रंग चढ़ता नहीं था उतना, इस वजह से। गो नंबर, चंपारण आंदोलन देश के खिलाफ था। क्या चीज का था? तो नील बगान मालिकों के खिलाफ था। नील बगान मालिकों के खिलाफ था। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब है लॉन्ग क्वेश्चन, वो तो लॉन्ग क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये टॉपिक था 3, ग्राम के क्षेत्र पर शासन चलाना। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।